प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्यवहारवाद से संबंधित दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे व्यवहारवाद का विकास, व्यवहारवाद का स्वरूप और मूल्य मान्यताएं, और फिर इसकी आलोचना और उपयोगिता या राजनीतिक विज्ञान पर प्रभाव। व्यवहारवाद आज बहुत अधिक प्रचलित और व्यापक हो गया है, किंतु इसके अर्थ के संदर्भ में अभी भी दृष्टिकोण समान नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह केवल एक मनोदशा, मूड या मनोवृत्ति है, तो कुछ विचारकों की दृष्टि से इसके अपने निश्चित विचार, सिद्धांत और कार्यविधि हैं। द्वितीय महायुद्ध और 1960 के बीच व्यवहारवाद एक साथ ही एक उपागम और एक चुनौती, एक अभिनवीकरण और एक सुधार आंदोलन, एक विशेष प्रकार का अनुसंधान और एक जमघट जमाने वालों की पुकार के रूप में माना जाता था। लेकिन व्यवहारवाद ने अनिश्चितता को स्थिति को पार कर लिया है और अब इसके अर्थ पर्याप्त निश्चित हो गए हैं। किर्कपैट्रिक ने व्यवहारवाद के स्वरूप का स्पष्टता और विशदता के साथ जो विवेचन किया है, उसके अनुसार व्यवहारवाद की निम्न विशेषताएं। नंबर 1, ये इस बात पर बल देता है कि राजनीतिक अध्ययन और शोध कार्य में विश्लेषण की मौलिक इकाई संस्थाएं न होकर व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा, ये सामाजिक विज्ञान को व्यवहारवादी विज्ञानों के रूप में देखता है और राजनीति विज्ञान की अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ एकता पर बल देता है। तीसरा, यह तथ्यों के पर्यवेक्षण, वर्गीकरण और माप के लिए अधिक परिशुद्ध प्रवृत्तियों के विकास और उपयोग पर बल देता है और इस बात पर प्रतिपादन करता है कि जहाँ तक संभव हो सांख्यिकी या परिमाणात्मक सूत्रीकरणों का उपयोग करना चाहिए। चौथा है, ये राजनीति विज्ञान के लक्ष्य को एक व्यवस्थित अनुभविक सिद्धांत के रूप में परिभाषित करता है। इसका अधिकारी विद्वान डेविड ईस्टन को कहा जा सकता है। उसने अपने ले द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म में व्यवहारवाद के आधार एवं लक्ष्यों को निम्न रूप से प्रस्तुत किया है। नंबर 1, नियमन, वेरिफिकेशन। व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीतिक व्यवहार में सामान्य तत्व ढूंढे जा सकते हैं, उन्हें राजनीतिक व्यवहार के सामान्यीकरणों अथवा सिद्धांतों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इनके आधार पर मानवीय व्यवहार की व्याख्या और भविष्य के लिए संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। दूसरा है सत्यापन, वेरिफिकेशन। मानवीय व्यवहार के संबंध में एकत्रित सामग्री को दोबारा जांचने और उनकी पुष्टि करने की क्रिया को सत्यापन कहते हैं। व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति की एक विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत एकत्रित की गई सामग्री का सत्यापन किया जाता है। तीसरा है तकनीकी प्रयोग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आधार सामग्री प्राप्त करने एवं उनकी व्याख्या करने के साधनों को स्वयं सिद्ध नहीं कहा जा सकता। वे समस्याग्रस्त होते हैं और स्वयं अध्ययनकर्ता द्वारा उन्हें सावधानी से शुद्ध एवं परिचित किए जाने की आवश्यकता है। मानवीय व्यवहार का पर्यवेक्षण करने और उनका विश्लेषण कर परिणामों को अंकित करने के लिए कठोर शुद्धिकरण के साधनों को अपनाया जाता है। परिशुद्धिकरण की प्रक्रिया ज्ञान को विकासशीलता प्रदान करती है और इसके आधार पर नए तथ्य प्राप्त किए जाने पर पुरानी सामग्री को अप्रमाणित ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट है परिमाणीकरण, क्वांटिफिकेशन। उपलब्धियों के विवरण तथा आधार सामग्री को लेखबद्ध करने तथा उसमें सुस्पष्टता लाने के लिए मापन और परिमाणीकरण किया जाना चाहिए। मापन और परिमाणीकरण का यह कार्य उनके अपने लिए नहीं वरन अन्य प्रयोजनों के प्रकाश में किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है मूल्य निर्धारण, वैल्यू डिटर्मिनेशन और आदर्श निर्माण, मॉडल बिल्डिंग। सामान्य व्यवहारवादी मूल्यों की दृष्टि से तटस्थ रहना चाहते हैं, फिर भी नैतिक मूल्यांकन के कुछ मूल्यों व आदर्शों का प्रतिपादन और प्रयोग आवश्यक हो जाता है। इस संबंध में अपनाए गए मूल्यों व आदर्शों को अध्ययनकर्ता के मूल्य व आदर्शों से अलग रखा जाना चाहिए और सामान्य मूल्य व आदर्श अध्ययनकर्ता के मूल्यों व आदर्शों से अप्रभावित रहने चाहिए। नेक्स्ट है व्यवस्थाबद्धीकरण, सिस्टमेटाइजेशन। अनुसंधान आवश्यक रूप से क्रमबद्ध होना चाहिए, अर्थात सिद्धांत एवं अनुसंधान को संबद्ध और क्रमबद्ध ज्ञान के दो ऐसे भाग समझा जाना चाहिए जो परस्पर गुथे हुए हैं। सिद्धांत से अशिक्षित अनुसंधान निरर्थक हो सकता है और आंकड़ों से असमर्थित सिद्धांत निरर्थक रहेगा। वस्तुतः सिद्धांत और तथ्य एक दूसरे से अपृथकनीय होते हैं। नेक्स्ट है विशुद्ध ज्ञान, प्योर साइंस। ज्ञान का प्रयोग वैज्ञानिक उद्यम का उतना ही अंग है जितना कि सिद्धांतात्मक बोध, लेकिन तार्किक रूप से राजनीतिक व्यवहार का बोध और व्याख्या पहले ही आते हैं और एक ऐसा आदान प्रदान करते हैं जिनके बल पर समाज की महत्वपूर्ण व्यावहारिक समस्याओं को सुलझाने की चेष्टा की जा सकती है। नेक्स्ट है समग्रता, इंटीग्रेशन। व्यवहारवादियों की एक प्रमुख मान्यता यह है कि समस्त मानव व्यवहार एक ही पूर्ण इकाई है और उसका अध्ययन खंडों में नहीं किया जाना चाहिए। व्यवहारवाद के अनुसार मानव व्यवहार में एक मूलभूत एकता पाई जाती है और इसी कारण विभिन्न समाज विज्ञान परस्पर अत्यंत समीप है।
अतः राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन जीवन के अन्य पक्षों के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। अब व्यवहारवाद की आलोचनाएं। नंबर 1, अत्यधिक शब्दाडंबर। व्यवहारवाद द्वारा अपनाई गई अपरिचित शब्दावली, नए संप्रदायों तथा शुष्क वाक्य रचना की कटु आलोचना की जा सकती है। व्यवहारवादी विचारकों ने जिस भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग किया उसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि यह केवल एक शब्दाडंबर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वकील जिस प्रकार निरर्थक दलीलें दिया करते हैं उस प्रकार आधुनिक विद्वान केवल शब्द जाल को ही व्यवहारवाद की संज्ञा देते हैं। परिणाम ये होता है कि सुनहरे शब्द जाल में राजनीति विज्ञान की आत्मा तड़पती ही रहती है। डॉक्टर MP वर्मा के शब्दों में तटस्थता और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए अनुभववादी सिद्धांतवादियों ने एक नया उलझाने वाला और फूहड़ शब्द जाल आविष्कृत कर दिया है। नेक्स्ट है राजनीतिक व्यवहार की धारणा गलत। व्यवहारवादी ये मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में संस्थागत अध्ययन के स्थान पर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए, परंतु व्यवहारवादी मानव व्यवहार का विज्ञान प्रस्तुत करने में असमर्थ है। चूँकि व्यवहारवादी नियमितताओं पर अत्यधिक बल देते हैं, वे मनुष्य के व्यवहार के मुख्यतः सामान्य एवं नियमित गुणों का अध्ययन करते हैं। व्यवहारवादी शोध में अद्वितीय यूनिक घटनाओं की अपेक्षा की जाती है। व्यवहारवादी घटनाओं के पीछे सामान्य नियम एवं नियमितता खोजने में व्यस्त रहते हैं, इसलिए आलोचक इन्हें सामान्य नियम खोजने वाले मैथमेटिक कहकर पुकारते हैं। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है। व्यवहारवादी सिद्धांतकार राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के पक्ष में है, जबकि ये संभव नहीं है। व्यवहारवादी इस तथ्य को भुला देते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों और राजनीतिक विज्ञान के तथ्यों में बड़ा अंतर है। राजनीतिक विज्ञान के तथ्य प्राकृतिक विज्ञानों के तथ्यों की तुलना में बहुत अधिक जटिल, अत्यधिक शब्द परिवर्तनशील होते हैं। ना तो उनकी हर धारणा का मापन हो सकता है और न ही सत्यापन। इन कारणों से राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक या भौतिक विज्ञानों के समकक्ष बनाने का प्रयास अत्यधिक कठिन है। कार्ल पॉपर के शब्दों में राजनीतिक वैज्ञानिकों की भविष्यवाणियाँ अगर मगर की स्थिति से आगे नहीं बढ़ती। नेक्स्ट है पद्धतियों पर अत्यधिक बल। व्यवहारवादी तथ्यों और आंकड़ों को एकत्रित करने में इतने उलझे रहते हैं कि वे व्यवहारिक और महत्वपूर्ण तथ्यों को ही भुला देते हैं। केवल पद्धतियों पर ही महत्व देना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। राजनीतिक घटनाओं और समस्याओं के आंतरिक तत्वों का साक्षात्कारों एवं प्रश्नावलियों की प्रवृत्तियों से पता नहीं लगाया जा सकता, इसलिए राजनीति के अंतःस्थल का सत्यापन असंभव है। नेक्स्ट है मूल्य निरपेक्षता संभव नहीं। व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता में अत्यधिक विश्वास करते हैं, जबकि मूल्य निरपेक्षता असंभव है। अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत मूल्य कहीं ना कहीं उसके निष्कर्षों को प्रभावित करते हैं। जब कोई शोधकर्ता अपने शोध का प्रारंभ करना चाहता है तो शोध संबंधी विषयों के चुनाव में वे अपने मूल्यों, हितों तथा जिज्ञासाओं को प्रभावित करता है। लियो स्ट्रॉस के शब्दों में मूल निरपेक्षता का परिणाम गटर की विजय हो सकता है, और यही हुआ भी। नेक्स्ट है अत्यधिक खर्चीली पद्धति। व्यवहारवादी शोध पद्धति अत्यधिक खर्चीली है। अमेरिका में व्यवहारवादी अध्ययन के नाम पर करोड़ों डॉलर खर्च किए गए। इसमें बार बार सर्वेक्षण किए जाते हैं, आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तथा विश्लेषण करने के लिए विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अन्य पद्धतियों के महत्व को नकारना। व्यवहारवादी अन्य पद्धतियों के महत्व को स्वीकार नहीं करते। इस संबंध में वे सिबली लिखते हैं, राजनीति का अध्ययन यदि केवल इसी आधार पर नहीं करना है कि व्यक्ति का व्यवहार निर्दिष्ट परिस्थितियों में क्या हो सकता है, परंतु इस आधार पर भी कि वे आज क्या है, कल क्या था, भविष्य में क्या होगा और कैसा होना चाहिए। तो हमारा काम केवल व्यवहारवाद से नहीं चलेगा। हमें राजनीति चिंतन के इतिहास, नीति, दर्शन, सांस्कृतिक इतिहास, शास्त्रीय परंपरा के परिकल्पनाशील राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विवरण और प्रत्यक्ष राजनीतिक अनुभव सभी से सहायता लेनी होगी। नेक्स्ट है मूल्य सूक्ष्म अध्ययन के निष्कर्षों को वृहद स्तर पर लागू करने की समस्या। व्यवहारवाद की एक समस्या सूक्ष्म वृहद माइक्रो मैक्रो विश्लेषण के पारस्परिक संबंधों का संतोषप्रद उत्तर देने की है। सूक्ष्म अध्ययन करके उसके निष्कर्षों को वृहद आकार इकाइयों पर लागू करने का प्रयास कितना तर्कपूर्ण एवं वैज्ञानिक होगा। एक गांव के थोड़े से मतदाताओं के व्यवहार एवं विचारों का अध्ययन करके निकाले गए निष्कर्षों को संपूर्ण सामाजिक इकाई पर लागू करना कितना वैज्ञानिक है। नेक्स्ट है व्यवहारवाद नीति निर्धारण के परिप्रेक्ष्य में। जब हम व्यवहारवाद के निष्कर्षों को नीति निर्धारण के प्रश्न से जोड़ते हैं तो उसकी कमियां और स्पष्ट होती हैं।
नीति निर्माण में अनेक तत्व योगदान देते हैं, केवल तथ्य नहीं देते। उसमें नैतिक तत्वों एवं राजनीति का भी हाथ रहता है। केवल तथ्यों के आधार पर नीति निर्माण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, संख्यात्मक पद्धति से मानवीय स्वभाव का मापन संभव नहीं। व्यवहारवाद का एक और दोष यह है कि संख्यात्मक प्रणाली के द्वारा मानवीय स्वभाव के गुणात्मक पहलुओं का यह अध्ययन करता है। मानवीय स्वभाव अत्यंत कठिन है, जटिल है। उसके अंतर्मन की गहराइयों, उसकी जटिलताओं तथा सूक्ष्मताओं का विश्वसनीय तरीके से मापन नहीं हो सकता। मनुष्य की मनोवृत्तियाँ तथा प्रेरक कारणों का सच्चा ज्ञान क्या प्रश्नावली द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? अब व्यवहारवाद की उपयोगिता या राजनीति विज्ञान पर प्रभाव। व्यवहारवादी क्रांति के प्रारंभिक दौर में परंपरागत विचारों और व्यवहारवादी विचारों के बीच युद्ध के जिस वातावरण को जन्म दिया था वह आज समाप्त हो चुका है। आज हम ऐसी स्थिति में हैं जिसमें व्यवहारवाद का उचित मूल्यांकन संभव है। तो व्यवहारवाद की कुछ निश्चित उपयोगिता हैं, हम उसको पढ़ेंगे। व्यवहारवाद के फलस्वरूप आज राजनीति विज्ञान को नवीन राजनीति विज्ञान के नाम से पुकारा जाने लगा है। व्यवहारवाद के प्रयासों के परिणाम स्वरूप संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन को चुनौती दी गई है तथा वे व्यक्ति, प्रक्रिया और तथ्य राजनीति विज्ञान के अध्ययन के केंद्र बन गए हैं। इसने राजनीति विज्ञान को अध्ययन और विश्लेषण के नए साधन और औजार दे दिए हैं। तथ्यपूर्ण निष्कर्षों ने नीति निर्माण में योगदान देकर राजनीति शास्त्र को सामाजिक इंजीनियर, सोशल इंजीनियरिंग का माध्यम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। व्यवहारवाद को निश्चित रूप से अपनी कुछ उपयोगिता है। जो नंबर 1, व्यवहारवाद केवल मात्र उपागम या दृष्टिकोण मात्र नहीं है, वरन यह तो राजनीति विज्ञान की समस्त विषय वस्तु को नवीन रूप से प्रस्तुत करने का एक साधन है। व्यवहारवाद केवल सुधार ही नहीं वरन पुनर्निर्माण क्रिया है तथा इसने राजनीति विज्ञान को नए मूल्य, नई भाषा, नई पद्धतियाँ, उच्चतर परिस्थिति, नवीन दिशाएं और सबसे बढ़कर अनुभवात्मक वैज्ञानिकता प्रदान की है। दूसरा है, व्यवहारवाद ने राजविज्ञानिक के दृष्टिकोण को व्यापक बनाया है और इसे इस बात के लिए प्रेरित किया है कि एक समाज विज्ञान का अध्ययन दूसरे समाज विज्ञान के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। व्यवहारवादियों के इस विचार को अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहा जा सकता है। डहल के अनुसार व्यवहारवाद राजनीतिक अध्ययनों को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के सिद्धांतों, उपलब्धियों और दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाने में सफल हुआ है। तीसरी बात है, राजवैज्ञानिक अब तक सामान्यतः ऐसे दार्शनिकों के रूप में कार्य करते रहे जो केवल नैतिक मूल्यों व आदर्शों में ही संबंध रखते थे। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को यथार्थ के धरातल पर खड़ा करने का कार्य किया है। उसने इस बात का जोर दिया है कि राजवैज्ञानिकों का संबंध क्या है से है, न कि क्या होना चाहिए से। व्यवहारवाद ने संस्थाओं के स्थान पर व्यक्ति को राजनीतिक विश्लेषण की इकाई बनाने पर जोर देने की बात कही है। यह उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस प्रकार उसने राजविज्ञान को एकता और आधुनिकता प्रदान की है। नेक्स्ट है, व्यवहारवाद ने अपने वैज्ञानिक अनुभववाद के माध्यम से नवीन दृष्टि, नवीन पद्धतियों, नए मापन और नूतन क्षेत्र प्रदान किए हैं। व्यवहारवाद के परिणामस्वरूप ही राजनीति विज्ञान, साक्षात्कार प्रणाली, मूल प्रश्नावली प्रणाली और सोशियोमेट्री आदि अपनाने को प्रवृत्त हुआ है। राजनीति के अंतर्गत अब तो केवल मतदान व्यवहार वरन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का अध्ययन भी इस पद्धति के आधार पर किया जाने लगा है। सेलापूल कहते हैं, अब हमारा अनुशासन एक नए सामंजस्य, एक सुखद एकता और आत्मविश्वासपूर्ण अभिज्ञान का अनुभव करता है जो कि स्वस्थ और शीघ्र वर्धन के अनुकूल है। इसलिए वास्तव में व्यवहारवाद वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का प्रतीक है। नव राजनीति शास्त्र के निर्माण में व्यवहारवाद की भूमिका उल्लेखनीय है। तो ये आज का हमारा टॉपिक थे और विद्यार्थियों, आपको ये सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।